स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था। उसमें हमने करंट गेन अल्फ़ा स्टडी किया था। एंड इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन की बात करेंगे कि इसमें करंट गेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है करंट गेन के लिए, क्या फार्मूला होगा। एंड इन टुडेज़ क्लास मैंने सभी को म्यूट कर रखा है, तो इन केस आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा, तो आई विल गिव यू परमिशन फॉर अनम्यूट। या चैट बॉक्स में भी लिख देंगे तो चैट बॉक्स में भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में गेन की बात की थी, तो लास्ट उसमें कॉमन बेस में हमारे पास में जो गेन था वो था अल्फा, करंट गेन कॉमन बेस के केस। यहाँ पर जो करंट गेन है, अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन एमिटर में जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया है कि दिस एमिटर टर्मिनल इज कॉमन एट बोथ एंड्स, यानी इनपुट इज अप्लाइड एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दिस एमिटर टर्मिनल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में वी कैन इजीली सी कि ये जो बेस करंट है, दिस बेस करंट इज इनपुट करंट एंड आउटपुट हम क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं, तो आउटपुट जो होगा वो हमारी ये कलेक्टर करंट होगी। एंड करंट गेन को इन दिस केस हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे जो ये इनपुट पैरामीटर्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। तो प्रीवियस केस में हमारे पास में जैसे कि हमने करंट गेन कैलकुलेट किया था, तो आउटपुट करंट हमारे पास थी IC एंड इनपुट करंट थी IE। तो इस वाले गेन को हमने कहा था अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, दिस अल्फा। तो अब आज क्योंकि हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम करंट गेन कह रहे हैं वो कह रहे हैं बीटा। और एज इन प्रीवियस केस हमने डीसी करंट गेन की बात की थी तो उसे अल्फा डीसी कहा था। सिमिलरली यहाँ पर हम डीसी करंट गेन को बीटा डीसी या नॉर्मल बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। कॉन्फ़िगरेशन आपको शो किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन जो कॉमन एमिटर का होगा वो इसी तरह का होता है। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स कहलाते हैं। एक आरसी रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक आरबी रेजिस्टेंस लगाते हैं। बेस साइड में लगा रहे हैं तो उसे आरबी से रिप्रेजेंट किया गया है, और जब कलेक्टर साइड में लगाते हैं तो उसे आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी तरह से जहाँ पर ज़रूरत होती है तो हम एमिटर साइड में भी रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं इन द सर्किट, एंड उसे आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक डीसी करंट गेन, यहाँ पर भी एक एसी करंट गेन भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज हमने आपको पहले भी बताया है कि ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर डीसी सप्लाई एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एसी सप्लाई। तो इन केस ऑफ एसी हम इसे बीटा एसी से नॉर्मली डिनोट करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स हम इसे एच एफ ई से डिनोट करते हैं। तो एच पैरामीटर्स तो हमें स्टडी नहीं करने हैं, बट सिंबल को तो आप याद रख सकते हैं। तो सिंबल को आप याद रख लीजिएगा कि हाँ कौन सा सिंबल किस गेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बीटा एसी हम लिख सकते हैं, और क्योंकि एसी की बात हो रही है, ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस करंट, मतलब जैसे जैसे हम बेस करंट में चेंजेस कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कलेक्टर करंट में कितना चेंज होगा, ये हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इसका जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा एसी करंट गेन होगा इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि डीसी करंट गेन इज इक्वल्स टू द एसी करंट गेन। अब इसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स अल्फा एंड बीटा। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी ज़रूर आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो हमने जो करंट की इक्वेशन पढ़ी थी, अगर हम
ट्रांजिस्टर में करंट्स देखते हैं, 3 करंट्स हैं हमारे पास में, IE, IB और IC। तो एज वी ऑल नो कि एमिटर करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ये रिलेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसी इक्वेशन को आगे यूज़ करेंगे। तो नोटेशंस तो हमें पता ही है कि IE को हम एमिटर करंट कह रहे हैं, IB को बेस करंट और IC को कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इस IC से डिवाइड कर देंगे। IC से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, IE के अपॉन में IC आएगा, IB के अपॉन में IC आएगा, एंड लास्ट टर्म में IC कैंसिल हो जाएगा, दिस IC विल कैंसल्ड आउट एंड एक ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें जो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले पता है। अल्फा जो हमने कैलकुलेट किया था कॉमन बेस के लिए IC अपॉन IE, और अभी जो कॉमन एमिटर के लिए कैलकुलेट किया IC अपॉन IB, ये बीटा कैलकुलेट किया। इन दोनों को हम यहाँ इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, इस तरह से अल्फा एंड बीटा। जैसे ही हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि ये IC अपॉन IE है और यहाँ पे IE अपॉन IC है, तो इट मीन्स इट विल अल्फा को हम यहाँ किस तरह से पुट करेंगे, 1 अपॉन अल्फा के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर हम कैसे पुट करेंगे, 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में। तो ये आपको इस इक्वेशन में शो किया गया है कि 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, और या इसको रिवर्स कर देंगे तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन ट्रांजिस्टर्स। डायरेक्ट अल्फा या बीटा की वैल्यूज दे करके न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड बीटा की वैल्यू पूछ ली गई, या बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा की वैल्यू पूछ ली गई, तो आप इस रिलेशन से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिखते हैं, इसी तरह से हम बीटा इक्वल्स टू भी रिलेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एंड बीटा के टर्म्स को एक तरफ करके बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ये दोनों ही रिलेशंस हैं, आप किसी भी एक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं या फिर दोनों को याद रखना चाहें तो दोनों को याद रख लें, क्योंकि किसी के भी टर्म में कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है न्यूमेरिकल में। तो ये जो ये रिलेशन है, ये अल्फा और बीटा में, यानी जो करंट गेन्स हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इनके करंट गेन्स में रिलेशन है। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स जैसे कि आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 5.4, वैल्यू ऑफ बीटा गिवन है 100। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अल्फा के लिए बताया था कि उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है, वैसे ही बीटा की वैल्यू हमेशा लार्ज होगी। क्यों लार्ज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बीटा का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है कॉमन बेस के लिए, सॉरी कॉमन एमिटर के लिए, तो इन दिस केस हमने क्या लिया, IC अपॉन बीटा, एंड हमें पता है कि IC जो है वो लार्ज करंट है और IB की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इट मींस बीटा विल ऑलवेज वेरी लार्ज। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू ऑलवेज बहुत ज्यादा होगी, और अल्फा के लिए हमने बताया कि इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन यूनिटी होगी। तो इसीलिए हम जो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इसमें जैसे देख रहे हैं हम कि बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, एक लार्ज वैल्यू दी हुई है बीटा की। अब इफ द वैल्यू ऑफ एमिटर करंट इज 10 एम्पियर देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। तो ये दो वैल्यूज पूछी गई हैं। तो अब बीटा दिया हुआ है हमें, तो हम बीटा इक्वल्स टू IC अपॉन IB लिखते हैं। ठीक है, तो हमें एमिटर करंट दी हुई है और बीटा दिया हुआ है, तो हम इजीली तो इसमें से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड जो वैल्यू है वो है अल्फा इक्वल्स टू IE, सॉरी IC अपॉन IE। तो यहाँ से भी अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें IE पता है,
लेकिन आईसी और अल्फा दोनों अननोन है। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, हमें इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। जब अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, आईसी भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आई गिवन है। अल्फा कैलकुलेट हो गया तो आईसी निकल जाएगा, और आईसी कैलकुलेट हो गया तो इस इक्वेशन से आई भी निकल जाएगा। तो हमें दोनों ही वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज वाई हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, सो दैट कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। देखिए लेस देन 1 आ गया वैल्यू 0.98, एंड नाउ 0.98 यहाँ रखेंगे, आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर यहाँ रखेंगे, एंड आईसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और जैसे ही आईसी की कैलकुलेट हो जाएगी, आईसी और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एंड आई भी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो दो पैरामीटर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दोनों पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स इसी तरह से आते हैं, अगर इस टाइप से अल्फा बीटा पर बेस्ड होंगे तो। ठीक, आईसी कैलकुलेट कर ली, और ये रिलेशन है, इस रिलेशन से भी हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए कैलकुलेशन करने के। रेस्ट क्वेश्चंस उसी तरह के हैं, तो उसमें कुछ इसको आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं लीकेज करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जो हम लीकेज करंट की बात कर रहे थे, तो जब भी लीकेज करंट की बात होती है, तो लीकेज करंट के केस में तो कॉमन बेस में हमने डिस्कस किया था कि जब हम कॉमन बेस में लीकेज करंट कैलकुलेट करते हैं, तो इस एमिटर बेस वाले रीजन को हम ओपन करके तब हम करंट कैलकुलेट करते हैं, लीकेज करंट। तो जो हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कैलकुलेट की थी, उसी करंट को ही लीकेज करंट कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था कि लीकेज करंट किस वजह से हो रही है, और उसको हम किस पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ICBO से, या इसको कहीं कहीं पर ICO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ICBO जो करंट होती है, ये करंट हमने आपको बताया था कि जब वो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो इन दैट केस माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है, वो हमारी ICBO करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, या उसे लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो अब अगर हम अपने इक्वेशन पर जाएंगे, तो जो कलेक्टर करंट होगी, कलेक्टर करंट विल बी इक्वल्स टू दिस, मतलब कि हम IC इक्वल्स टू, मतलब जो रिलेशन यूज करते हैं, IC अपॉन IE इक्वल्स टू अल्फा, ये रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो IC की जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू IE इन नॉर्मल केस। ठीक, तो ये हमारी ओरिजिनल करंट हो गई IC। बट क्योंकि यहाँ पर एक लीकेज करंट भी फ्लो हो रही है इस कलेक्टर बेस जंक्शन में, तो इसलिए ये जो IC करंट होगी, ये सिर्फ अल्फा इंटू IE के इक्वलेंट नहीं होगी, प्लस ICBO करंट भी यहाँ पर होगी, जिसको कि लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम करंट की बात करेंगे, अगर हम इस पैरामीटर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं ICBO को, तो इन दैट केस IC की वैल्यू होगी अल्फा IE प्लस ICBO। अब यहाँ पर से हम चाहें तो हम इन वैल्यूज़ को अल्फा के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, अल्फा IE को एक तरफ रखा, IC और ICBO को एक साइड ले गए, तो अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा। IE को हम IB प्लस IC से रिप्रेजेंट करते ही हैं, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
नेक्स्ट फिर हमारे पास में जो ये टर्म्स हैं, अल्फा को हमने इस तरफ रखा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ICBO को भी हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया है। तो अल्फा IB प्लस अल्फा IC वो न्यूमरेटर के टर्म से आ जाएगा, और ये माइनस का ICBO जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस ICBO इक्वल्स टू IC। तो ये यहाँ पर IC करंट जो है हमारी कलेक्टर करंट वो आ जाएगी। अब IC के टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो उससे हमें मिल जाएगा IC 1 माइनस अल्फा, और ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट एंड ICBO लीकेज करंट, तो हम अगर एमिटर वाले पार्ट को यहाँ पर से रिमूव करना चाहें तो एमिटर करंट का देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, और जो IC करंट है कलेक्टर करंट आउटपुट करंट, इट इज इन टर्म्स ऑफ IB एंड ICBO एंड अल्फा। इन केस हमें एमिटर करंट की वैल्यू नहीं भी पता है तो वी कैन कैलकुलेट द कलेक्टर करंट यूजिंग अल्फा IB एंड ICBO। इस तरह से भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, या लीकेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये रिलेशन तो हम लोगों को पता ही है कि अगर हम रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी इस ICBO की बात करते हैं तो इट बिकम्स डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमने PN जंक्शन में भी पढ़ा था कि अगर हम रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हर 10 डिग्री राइज में, टेम्परेचर के राइज में डबल हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। ब्रिजेश अजहर हमें वेटिंग रूम में नहीं दिख रहे हैं और ना ही क्लास में हैं। उनसे कहिए प्रॉपर फॉर्मेट में ज्वाइन करें तो इन हो जाएंगे। अब जैसे हमने कॉमन बेस की बात की, ऐसे ही लीकेज करंट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी होगी। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी हम उसी मैनर में कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये देखिए स्विच का अरेंजमेंट किया यहाँ पर, ठीक, स्विच को ओपन करेंगे और इस लूप में हम करंट की कैलकुलेशन कर लेंगे कि क्या लीकेज करंट है। अगेन जो लीकेज करंट होगी वो यहाँ पर भी किस वजह से होगी, जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से। तो एक करंट ये तो ICBO हो ही जाएगी हमारे पास में, जो कि थर्मली जनरेटेड करंट होगी, क्योंकि ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में ही होगी, क्योंकि वही हमारा रिवर्स बायस में होगा। बट यहाँ पर भी, यहाँ पर जो लीकेज करंट होगी उसको हम ICEO कहेंगे, क्योंकि हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी उसे कलेक्टर और एमिटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस केस में कॉमन बेस के केस में कलेक्टर और बेस वाले जंक्शन में लीकेज करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पर कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो लीकेज करंट होगी, दैट लीकेज करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ICEO। ठीक, अब ICEO की जो वैल्यू होगी, हमने ये वाली करंट तो स्टडी कर ही ली कि ICBO हमारी जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। बट यहाँ पर एक करंट और एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स विच फ्लो अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन। तो ये जो बेस एमिटर जंक्शन है हमारा, बेस और एमिटर जंक्शन, ये यहाँ पर जो होल्स का फ्लो होगा उसकी वजह से भी एक माइनॉरिटी करंट यहाँ पर होगी। हमने स्विच को ओपन कर रखा है तो इट मीन्स यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। जो मेन हमारी बाइसिंग है उसकी वजह से ये जंक्शन जो है, जिसको कि हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं रहेगा, कोई भी बाइसिंग यहाँ पर नहीं होगी। बट अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को देखें तो यहाँ पर होल्स का फ्लो होगा,
जो कि बेस जंक्शन के लिए मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, क्योंकि बेस जंक्शन हमारा पी टाइप का है। तो वहां से होल्स का फ्लो हो रहा होगा, तो दिस ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ होल्स यहाँ पर एक बहुत ही माइनर फॉरवर्ड जंक्शन होगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्मॉल करंट, ये करंट भी नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही स्मॉल करंट प्रेजेंट होगी इस होल्स की वजह से, जिसको कि हम क्या कहेंगे, बीटा आईसीबीओ। क्योंकि ये जो करंट होगी, ये करंट हमारी इनपुट करंट होगी, क्योंकि ये हमारे इस वाले जंक्शन में है। और अगर हम इसको आउटपुट साइड में यानी कलेक्टर साइड में देखेंगे, तो बीटा से मल्टीप्लाई होकर के ये आउटपुट पे पहुंचती है आईबी करंट। तो जब ये बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंच रही है, तो जो माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी की वजह से करंट है, ये भी बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंच रही होगी, तो ये बीटा आईसीबीओ पहुंचेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो हम इस लीकेज करंट की बात कर रहे हैं, दिस लीकेज करंट इज ड्यू टू दिस करंट एंड दिस करंट। ये करंट आपके होल्स की वजह से हो गई, और ये जो करंट है ये आपके इस कलेक्टर बेस जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हो गई। तो दोनों ही जंक्शन में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, मतलब इस जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स और इस जंक्शन में ये जो होल्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से, तो यहाँ पर दो तरह की लीकेज करंट्स प्रेजेंट हैं। तो दैट इज वाई ICO इज इक्वल्स टू ICBO प्लस बीटा इंटू ICBO। तो ओवरऑल अगर हम लिखेंगे तो ICBO और 1 प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लीकेज करंट होगी हमारी, टोटल लीकेज करंट। तो जब हम बात करते हैं इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास में दो जंक्शन है। ये जंक्शन तो हमारा आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस NP जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक, तो अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस है, तो इस जंक्शन में अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस जंक्शन में, तो यहां पर लीकेज करंट होगी इस पीएन जंक्शन में। रिवर्स बायस में हमारी एक माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, और उस करंट को हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो हम लोगों ने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में स्टडी किया। तो ये करंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। हमने रिवर्स बायस कर रखा है, तो नॉर्मली हम लोग ये अज्यूम करते हैं कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, बट देयर एग्जिस्ट अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये रिवर्स बायस की वजह से इस जंक्शन में, इस पीएन जंक्शन में फ्लो हो रही होगी ड्यू टू रिवर्स बायस। इसको हम कहेंगे ICBO। अब ये करंट तो हमारी कैलकुलेट हो गई। जब सेकंड करंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड करंट हम इस जंक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक, इस वाले पीएन जंक्शन में। अब इस पीएन जंक्शन को नॉर्मली, जैसे हम जिस मोड में बात कर रहे हैं एक्टिव मोड में, तो एक्टिव मोड में हम क्या करते हैं, इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। लेकिन जब हम लीकेज करंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो लीकेज करंट की कैलकुलेशन करते समय हम इसमें से बाइसिंग हटा देते हैं। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर एक स्विच का यूज करते हैं, और इस स्विच को हम ओपन कर देते हैं, सो दैट कि जो मेन करंट है ये ना फ्लो हो। क्योंकि अगर मेन करंट फ्लो होने लगी, तो हम लीकेज करंट कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो करंट होगी वो फिर इस IB की वजह से फ्लो होने लगेगी, यानी बीटा इंटू IB की वजह से। तो बीटा इंटू IB एक लार्ज करंट हो जाएगी, तो हम लीकेज करंट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो नैनो एम्पियर्स में होती है। तो इसीलिए हम यहाँ से इनपुट करंट को हटा देते हैं, बाइसिंग को रिमूव कर देते हैं। अब पीएन जंक्शन से अगर हमने बाइसिंग को रिमूव कर दिया, तो ये नो बायस कंडीशन में आ जाएगा, ये वाला पीएन जंक्शन हमारे पास में। अब नो बायस कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके होल्स हैं इस पी साइड में, दिस होल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये होल्स इस तरफ मूव होने लगेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर से जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है, इस पॉजिटिव का बहुत ही स्लाइट इफेक्ट इन होल्स पर पड़ रहा होगा। या इस नेगेटिव पोटेंशियल का हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही स्लाइट इफेक्ट पड़ रहा होगा इस उन होल्स पे अट्रैक्शन का। अब क्योंकि ये बहुत ही लाइटली डोप्ड है, नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है यहाँ पर इस बेस जंक्शन में, तो इन होल्स का एक बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होगा इन दिस डायरेक्शन।
कोई भी बाइसिंग अप्लाइड नहीं है इस पीएन जंक्शन में, बट स्टिल ये होल्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ करंट इन दिस पीएन जंक्शन डायोड, जिसको कि हम क्या कहेंगे, ICBO ही कहेंगे इसको भी। बट इस करंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी। अब क्योंकि ये करंट आपके इस वाले जंक्शन में, हम बात कर रहे हैं कि इस वाले जंक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस वाले जंक्शन की करंट को हम क्या कहते हैं, इनपुट करंट। और ये जो इनपुट करंट होती है, ये करंट अगर आउटपुट साइड में पहुंच रही होती है तो वो बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंचती है। तो अगर ये करंट बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंच रही है, तो अगर हम इस आईसी की बात करेंगे, तो इस आईसी करंट में जो आउटपुट पे करंट पहुंचेगी, ये वाली करंट वो बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंचेगी, लीकेज करंट। इस जंक्शन की करंट तो इसी जंक्शन में फ्लो हो रही है, बट ये जो करंट होगी, ये करंट बीटा से मल्टीप्लाई होकर के पहुंचेगी बीटा ICBO। इसीलिए जो ICEO करंट होगी, ओवरऑल लीकेज करंट, वो ICBO प्लस बीटा ICBO के इक्विवेलेंट होगी। नेम दोनों का एक ही देंगे। ठीक है, अब इस रिलेशन को यहाँ पर भी प्रूफ किया गया है कि IE इक्वल्स टू IC प्लस IB लिखेंगे तो हमारे पास अगेन जो अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ये रिलेशन पहले से ही है। इसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो IC इक्वल्स टू अल्फा IC प्लस IB और ICBO, ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आएगा। इस रिलेशन को अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके IC के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, रेस्ट टर्म्स को हम एक तरफ कर देंगे। तो इस तरह से IC इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू IB और 1 माइनस अल्फा ICBO, ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है। और इसी में अगर हम जो हमने बीटा और अल्फा का रिलेशन कैलकुलेट किया था, अगर हम इस रिलेशन को इसमें अप्लाई कर दें, तो इस रिलेशन को अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा बीटा, और IB एज इट इज रहेगा। और ये जो करंट होगी, दिस करंट विल बी इक्वल्स टू ICEO विद दिस रिलेशन, क्योंकि ये जो रिलेशन होगा, ये IE और IB वाले रिलेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो नेक्स्ट रिलेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारे पास में जो IC करंट होती है इसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो IC अपॉन IB इज इक्वल्स टू बीटा, ये हमने स्टडी किया है। ठीक, तो यहां से अगर हम IC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से बीटा इंटू IB। तो ये तो हमारी नॉर्मल करंट आती है। बट अगर हम इसी में लीकेज करंट को भी अज्यूम कर लें कि लीकेज करंट भी है और उसको भी इंक्लूड कर ले, तो लीकेज करंट भी यहाँ पर अगर इंक्लूड हो जाएगी तो प्लस ICEO, ये करंट यहाँ पर और एक्स्ट्रा आ जाएगी आउटपुट में, क्योंकि ये लीकेज करंट भी इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से ये भी रिलेशन हमारा आ जाएगा, एंड द सेम रिलेशन इज शोन हेयर आल्सो। तो दो रिलेशंस है। नॉर्मली जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्टडी करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यही रिलेशन को, इसी रिलेशन को स्टडी करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बट अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है और लीकेज करंट की वैल्यूज भी गिवन है, या लीकेज करंट को भी अकाउंट में रखना है हमें, तो इन दैट केस हमारा ये रिलेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के इस रिलेशन में आ जाता है, एंड वी ऐड दिस लीकेज करंट आल्सो इन कलेक्टर आउटपुट करंट। अदरवाइज ये करंट नेग्लिजिबल होती है। आगे जो भी आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें देखेंगे कि ये इस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है।
एंड अगेन हम ये रिलेशन अप्लाई कर देंगे तो हम बीटा के फॉर्म में एक और रिलेशन ये भी यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो मेनली हमारे ये दो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर। इसके बाद में एक कॉन्फ़िगरेशन और है जिसे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको कि हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यहाँ पर हम लोग ये करंट गेन को डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता है गामा के बारे में, क्योंकि इस केस में जो हम करंट गेन है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो आउटपुट करंट होगी वो आई होगी और इनपुट करंट होगी बेस करंट। तो गामा इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन आई बी हो जाएगा अगर हम एसी केसेस में देखेंगे तो। सिमिलरली डीसी केस में आई ई अपॉन आई बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉमन बेस में हमारे पास में करंट गेन है अल्फा, कॉमन एमिटर में है करंट गेन बीटा, और कॉमन कलेक्टर में जो करंट गेन है उसे हम गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक तो नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन यहाँ पर इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसका भी रिलेशन दिया हुआ है। तो आप लोग डायरेक्ट ये रिलेशन को चाहे तो याद कर लीजिएगा कि गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा या गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। ये रिलेशन केवल याद कर लीजिएगा, प्रूफ इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन पढ़ लीजिएगा, रिलेशन को याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और है कि कॉमन कलेक्टर का एक और नाम है जिसे कि एमिटर फॉलोवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो इनपुट को फॉलो करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो है यहाँ पर जो गेन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होता है। एंड अब जब गेन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 है तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। तो इसे एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कंपैरिजन गिवन है कि तीनों अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो उसका कंपैरिजन क्या है, ये कभी कभी पूछा जाता है कंपेयर करने के लिए। तो अगर हम जैसे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कॉमन बेस में ये लो होता है और ये हाई होता है। यहाँ पर ये लो ये हाई, रेंजेस गिवन है, दोनों में ही लो और हाई है, बट रेंजेस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये वेरी हाई और ये लो। एक मिनट, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम करेक्ट करा देंगे। करंट गेन की जो वैल्यूज़ हैं, करंट गेन की वैल्यू लेस देन यूनिटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये हाई होता है, ये भी हाई होता है। वोल्टेज गेन स्मॉल, हाई, लेस देन यूनिटी। लीकेज करंट की बात करें वेरी स्मॉल, यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी सी लार्ज होती है, यहाँ पर भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी लार्ज है। एप्लीकेशंस की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं इसको, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं और इसको इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं।